जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका लास्ट मॉडल पेपर है और आज आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लास में क्या है सर? तो क्लास में है आपका बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास। आपके पेपर का नाम है अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, भारत एवं विश्व की प्रारंभिक सभ्यताएं। न्यू बैच आप लोगों का स्टार्ट हो गया, आप सभी लोगों को पता है। 2024 परीक्षा के लिए, 2025 परीक्षा के लिए, 2026 2027 एग्जाम के लिए भी ये मॉडल पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे साथियों। चले, ये आपका जैसे मैंने बताया लास्ट मॉडल पेपर है, सिलेबस आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर का अब आपका सब्जेक्टिव मॉडल पेपर आएगा यानी लिखित मॉडल पेपर आएगा। ये क्लास 4 है। मैंने बहुत सारे क्लासेस भी कराए हैं, बहुत सारे आपके क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराए हैं, लिखित क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, सारे क्लासेस को आप सभी लोग देख लीजिएगा इस क्लास को अटेंड करने के बाद, क्योंकि आज की क्लास ये बहुत ही शानदार होने वाली है। ठीक है, देखिए जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, इनका पेपर कोड है एशियंट हिस्ट्री का AAC 101। ठीक है, आपके विश्वविद्यालय का जो भी पेपर कोड होगा साथियों, किसी भी विश्वविद्यालय से या भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से, उत्तर प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी से, आप अपना जो पेपर कोड है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, देखें टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर हम लोग कवर करने वाले हैं, वो भी आपको नोट्स के साथ आपके जो भी प्रश्न है इसमें दिए जाएंगे। ठीक है, आप सभी बच्चों को पता होगा जो हमारा मॉडल पेपर कंटिन्यू देख रहे हैं, ये जो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये नोट्स को मिला करके होते हैं। 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं प्रत्येक मॉडल पेपर में यदि आपका नोट्स मिला दिया जाए तो। ठीक है, चले अब बात करते हैं साथियों एग्जाम की। तो देखें ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस एग्जाम होने वाले हैं वो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है, माँ सुकुमारी यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, लगभग सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में भी आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। यदि आप इन सभी कॉलेज से संबंधित भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो भी आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि मैं इस क्लास को नहीं देख सकता हूँ। देखिए उत्तर प्रदेश में जहाँ भी यूनिवर्सिटी है और अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से आप तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, चिंता करने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपके लिखित एग्जाम होंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में, ठीक है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में, BU झांसी में, ठीक है, बीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में, BHU है, MU है, लगभग लगभग आपके 60% कॉलेज में लिखित एग्जाम होंगे। बाकी आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। जहाँ भी आपके ऑब्जेक्टिव हैं आप लोग इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा बाकी साथियों के साथ। ठीक है, चले इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं। सर्वाधिक ऋग्वैदिक जो सूक्त हैं ये इंद्र को समर्पित हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर पहले का। ठीक है, ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब यहाँ पर जो की पॉइंट दिए जा रहे हैं, जो नोट्स दिए जा रहे हैं, इसे ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे देखें ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा सूक्त विशिष्ट देवताओं को समर्पित है। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाता है ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 1028। इनमें से ज़्यादातर सूक्त इन देवताओं को समर्पित है। पहले हैं इंद्र, दूसरे हैं अग्नि और तीसरे हैं सोम। ठीक है, सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल 1580 ऋचाएँ हैं। आपके एग्जाम में पूछता है ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ठीक है, और पूछता है ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? 10,580। अच्छा, इन सभी नोट्स को, इन सभी पीडीएफ को, ये सभी जो नोट्स है पीडीएफ है बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा सर जी? टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी जानकारी है, जो भी अपडेट है वो टेलीग्राम ग्रुप में ही सेंड किया जाता है। तो टेलीग्राम मोस्टली जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए पहले, उसके बाद आप लोग क्लास अटेंड करिए। क्योंकि देखिए बार बार वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है यूट्यूब पर, इसीलिए जो भी जानकारी रहती है वो टेलीग्राम ग्रुप में ही दी जाती है। ये सारे पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में दी जाती है टेलीग्राम ग्रुप में। क्लास सेंड की जाती है, क्लास के नीचे आपका पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में भेज दिया जाता है। आप इसका फ़ायदा उठाइए, फ्री में है। ठीक है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये सब फ्री में है। चलिए दूसरा प्रश्न है, अष्टाध्यायी के लेखक थे चरक, रवि वर्मा, पाणिनि या वाल्मीकि? तो महर्षि पाणिनि जो हैं अष्टाध्यायी के लेखक हैं। दूसरे का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए तीसरा प्रश्न आपका क्या है, तमिल रामायण के लेखक कौन है? ठीक है, जो तमिल रामायण, तमिल एक भाषा है तमिलनाडु, ठीक है, तो तमिल में जो रामायण है उसके लेखक हैं कंबन। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर चौथा हम देखेंगे क्या पूछा गया है, हर्षचरित का लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक
वाणभट्ट हैं, ए ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ 2022, 2023 और 2024 3 साल लगातार आपके जो प्रश्न पूछे गए हैं उसी को इस क्लास में लिया गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही फायदा है आपके लिए। सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा 100% आपके इस क्लास में, इसी क्लास से आपके प्रश्न आएंगे एग्जाम में, ठीक है। चले, पांचवा प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद थे, सी ऑप्शन आपका राइट है। अब घनानंद थे नंद वंश के अंतिम शासक, तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या है जानकारी सर जी? देखें, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद जो था नंद वंश के संस्थापक उग्रसेन के 8 भाइयों में से सबसे छोटा था, ठीक है। घनानंद के शासनकाल में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। आपके एग्जाम में पूछा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो नंद वंश को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। घनानंद का शासनकाल पूछता है तो ध्यान रखिएगा करीब 321 ईसा पूर्व में खत्म हुआ था, ठीक है। चले, प्रश्न नंबर 6 आपका पूछा गया है, कुमार गुप्त के मंदसौर अभिलेख में निम्नलिखित में से किस श्रेणी का उल्लेख है? तो इसमें रेशम बुनकरों का उल्लेख है, ठीक है। ध्यान रखेंगे कौन सा अभिलेख है? मंदसौर अभिलेख, ठीक है। मंदसौर अभिलेख में कुमार गुप्त के, अच्छा इनका नाम याद रखिएगा, कुमार गुप्त के मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकरों का ये श्रेणी का उल्लेख किया गया, ठीक है। ध्यान रखें कुमार गुप्त के मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख है? रेशम बुनकरों का उल्लेख है। अब यहाँ आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपके डाउट भी क्लियर होंगे और यहाँ से प्रश्न भी बनेंगे। देखिए, कुमार गुप्त के मंदसौर शिलालेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख है, ठीक है सर, समझ में आ गया। देखिए, इस शिलालेख को रेशम बुनकरों का शिलालेख भी कहा जाता है। यह शिलालेख गुप्त सम्राट कुमार गुप्त और उनके सामंत बंधु वर्मन के समय का है, ठीक है। चले, जरूर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ये सभी फ्री में है। प्रेजेंट टाइम में इस ज़माने में आपको कोई फ्री में नहीं देगा, तो जो भी आपको फ्री में उपलब्ध है इसका यूज कीजिए, आपका रिवीजन भी होता रहेगा और सारे नोट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय में आयोजित हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के समय में शुरू हुई थी, डी ऑप्शन आपका राइट है। पूछता है प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तब आप कहेंगे सर जी आप तो पढ़ाए ही नहीं, ऐसा नहीं है। बी ए सेमेस्टर वाला आपको रग रग में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं अपना 100% देता हूँ साथियों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखें, प्रथम बौद्ध संगीति मगध के राजा अजात शत्रु के शासनकाल में आयोजित हुई थी, ठीक है। यह संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह यानी आज के राजगीर में हुई थी। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। पूछता है प्रथम बौद्ध संगीति का जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। कहाँ हुई थी? तो ध्यान रखेंगे राजगृह में, ठीक है। चलें, आठवां प्रश्न है, जीवक किसके राजवैद्य थे? तो ये बिंबिसार के राजवैद्य थे, ठीक है। बहुत ही फेमस थे ये जीवक, ठीक है। बहुत ही फेमस ये वैद्य थे जीवक, ठीक है। ध्यान रखेंगे बिंबिसार के राजवैद्य थे, बी ऑप्शन आपका राइट है 8वें का। चलिए, प्रश्न नंबर 9 आपका क्या पूछा गया? पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं, आप सभी लोग जानते होंगे, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 10 आपका पूछा गया है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? महावीर स्वामी ने, महात्मा बुद्ध ने, शंकराचार्य ने या फिर गुरु नानक देव ने? बताइए, सारनाथ में अपना प्रथम वचन या फिर प्रथम उपदेश किसने दिया था? महात्मा बुद्ध ने दिया था, बी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी इनसे ले लीजिए जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, सारनाथ में अपना पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया था। उन्होंने यह उपदेश हिरण वन में दिया था। आपके एग्जाम में पूछता है सारनाथ में पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने किस वन में दिया था? हिरण वन में दिया था। अच्छा, इस उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। आपके एग्जाम में पूछता है कि महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। यह उपदेश बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की शुरुआत थी। प्रश्न नंबर 11 आपका पूछा गया, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा अंग प्रदेश की राजधानी थी, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 12 आपका पूछा गया, मैंने आपको क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराया, ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर भी जरूर देख लेंगे।
किस प्राचीन नगर के अवशेष कर्महार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र के, ठीक है, पाटलिपुत्र नगर के अवशेष कर्महार स्थल से प्राप्त हुए हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा गया, 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में किया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ से थोड़ी सी आप लोग जानकारी ले लीजिए। देखिए, बौद्ध साहित्य में अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। वो 16 महाजनपद कौन है? सर जी क्या इससे प्रश्न पूछता है? बिल्कुल पूछता है। पूछेगा कि 16 महाजनपदों में तीसरा महाजनपद कौन था? तो आप क्या करेंगे? जब याद रहेगा, जब पढ़े रहेंगे तभी तो उत्तर देंगे ना। तो अस्साका तीसरा अंगुत्तर बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय में तीसरा जो है महाजनपद, तीसरा कौन है? अस्साका है। ठीक है। अच्छा, 16 महाजनपदों के नाम आप लोग जान लीजिए। गांधार, कंबोज, अस्साका, वत्स, अवंती, सूरसेन, चेदी, मल्ल, कुरु, पंचाल, मत्स्य, वज्जी, काशी, अंग, कौशल, मगध। पूछता है बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय में जो 16 महाजनपद है, 16वां महाजनपद कौन था? मगध है भैया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पहला कौन है? गांधार, और दूसरा कौन है? कंबोज है। इसी तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा। ठीक है, देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, चीनी यात्री भारत को किस नाम से जानते थे? चीनी यात्री भारत को इन तू के नाम से जानते थे। ये ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, ये जो तू वाली मात्रा है कभी कभी इस तरह से भी रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 15 है, बुद्ध चरित किसने लिखा था? बुद्ध चरित को लिखने वाले अश्वघोष हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 16 क्या पूछा गया है? गुप्त राजवंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त? बताइए, गुप्त राजवंश की स्थापना किसने की थी भैया? श्रीगुप्त ने की थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 17 पूछा गया, बहुत ही आसान प्रश्न है। सनातन धर्म में कुल कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। कभी कभी डायरेक्ट पूछता है, सनातन नहीं पूछता है, पूछता है कुल कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार हैं। ठीक है, एक ही प्रश्न को 2-3 तरीके से पूछता है। प्रश्न नंबर 18 है, अशोक के अभिलेखों की भाषा है हिंदी, ब्रह्मी, संस्कृत या प्राकृत? तो जो अशोक है, सम्राट अशोक है, इनके जो अभिलेखों की भाषा है ये प्राकृत भाषा है। डी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, अशोक के अभिलेखों की भाषाएं प्राकृत, अरामी और ग्रीक हैं। सर जी आप तो प्राकृत बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अगर ऑप्शन में आपके प्राकृत नहीं देता है तो अरामी दे देगा या फिर ग्रीक दे देगा, तब आप क्या करेंगे? कहेंगे सर जी पढ़ाए ही नहीं थे। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको एकदम अच्छे से पढ़ाया जाएगा, एकदम गहराई से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, देखें, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, इसीलिए अशोक की अभिलेखों की भाषाएं क्या हैं? प्राकृत बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, जो अशोक की अभिलेख की जो भाषाएं प्राकृतिक थीं, इन अभिलेखों को ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि में लिखी गया है। ठीक है, यानी इन अभिलेखों की जो लिपि है ब्राह्मी और खरोष्टी है। किन लिपि किन किन अभिलेखों की? तो आपका अशोक के अभिलेखों की। ठीक है, अशोक के अभिलेखों की जो लिपि है वो ब्राह्मी और खरोष्टी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, अब अशोक के अभिलेखों की जो भाषाएं हैं वो प्राकृत हैं, अशोक की जो अभिलेखों की लिपि है वो ब्राह्मी और खरोष्टी है। अब सही है। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 19 आपका पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते हैं विष्णु की, वरुण की, मातृ देवी की या पशुपति की? हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते हैं पशुपति की और मातृ देवी की। यदि दोनों ऑप्शन में दे दिया जाए तो पशुपति हम लगाएंगे ऑप्शन में। डी ऑप्शन हमारा राइट है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या करता है, पशुपति नहीं देता है, केवल मातृ देवी देता है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी के भी पूजा करते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन डी ऑप्शन आपका राइट है, क्योंकि पशुपति फर्स्ट नंबर पर है आपका। पशुपति की सबसे ज़्यादा पूजा होती थी हड़प्पा सभ्यता में। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप था, कैसा स्वरूप था? तो जो हड़प्पा सभ्यता है ये शहरी सभ्यता थी। ठीक है, नाली वाली बहुत ही शानदार तरीके से बनाई गई थी हड़प्पा सभ्यता में। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 21 आपका क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। बी ऑप्शन आपका राइट है। एक प्रश्न और पूछता है यहाँ पर आपका,
भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तब आप क्या कहेंगे? ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, आपके डाउट क्लियर होंगे, प्रश्न भी बनेंगे। हड़प्पा सभ्यता के दो प्रमुख शहर थे, एक था हड़प्पा और दूसरा था मोहनजोदड़ो, ठीक है। हालांकि भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर राखीगढ़ी है। अच्छा, राखीगढ़ी कहाँ है? यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित एक गांव है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूछेगा कि भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा के हिसार जिले के एक गांव में स्थित है, ठीक है। और पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो मोहनजोदड़ो है। प्रश्न नंबर 22 आपका पूछा गया, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ा था। डी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, पूछता है कब पढ़ा था, तो ध्यान रखिएगा जेम्स प्रिंसेप ने साल 1837 में ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। उन्होंने सांची के स्तूप पर लिखे ब्राह्मी अक्षरों में दानम शब्द को पढ़ा था। प्रश्न नंबर 23 पूछा गया, आहत नाम आधारित है टकसाल पर, निर्माण विधि पर, प्रयुक्त धातु पर या प्रतीक पर? तो आहत नाम जो आधारित है ये प्रयुक्त धातु पर आधारित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। सर जी आहत क्या है? आहत हम बहुत बार नाम सुने हैं, आहत है क्या? चलिए इसके बारे में बताते हैं, ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। देखिए आहत सिक्के भारत के सबसे पुराने सिक्के हैं, ठीक है। देखिए इन सिक्कों को आहत सिक्के इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें बनाने के लिए ठोस औजार से सिक्कों पर आकृतियां छिद्रित की जाती थीं, ठीक है। ये सिक्के ईसा पूर्व 6वीं से 4वीं शताब्दी के बीच के हैं। इन सिक्कों को पहले गंगा सिंधु मैदान के महाजनपदों में ढाला जाता था, ठीक है। इन सिक्कों का उल्लेख पाणिनि, मनु और बौद्ध जातक कहानियों में मिलता है। ये सिक्के त्रिकोण, चतुष्कोण, पंचकोण, षटकोण, गोल और अंडाकार जैसे कई आकार के होते थे। अब आपको समझ में आ गया कि आहत क्या है, आहत सिक्के क्या हैं, इनका नाम आहत क्यों पड़ा, ठीक है। देखिए बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा साथियों। 3 साल लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आप 3 साल जरूर जुड़े रहें। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में भी इसी तरह से आपको शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। देखिए राजा रानी प्रकार की मुद्रा के प्रवर्तक हैं, तो इसके प्रवर्तक हैं चंद्रगुप्त प्रथम। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। राजा रानी प्रकार की जो मुद्रा के प्रवर्तक हैं चंद्रगुप्त प्रथम है। इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछता है, राजा रानी प्रकार के सिक्के किसने चलाए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने। प्रश्न नंबर 25 क्या है? गुप्त शासकों में लिच्छवी दौहित्र कौन था? तो ये समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र के नाम से जाना जाता था गुप्त शासकों में, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 26 क्या है? हरिशेण लेखक हैं, किसके लेखक हैं? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं, ठीक है। हरिशेण प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है। एक तरह इसके से ऐसे इस प्रश्न को पूछेगा, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिशेण हैं। एक ही प्रश्न को 2-3 तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। शिवनंदी की मूर्ति प्राप्त होती है कहाँ से? कुषाण मुद्राओं पर शिवनंदी की मूर्ति प्राप्त होती है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 28 है आपका, रत्नावली नाटक के लेखक कौन थे? रत्नावली नाटक के लेखक हर्ष थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 29 क्या पूछा गया है? गीत गोविंद के लेखक हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 30 पूछा गया है, मेहरगढ़ स्थल किस नदी पर स्थित है? सिंधु, हेलमंड, बोलन या फिर झेलम नदी पर? मेहरगढ़ स्थल किस नदी पर है? बोलन नदी पर है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 31 क्या पूछा गया? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? मैंने कहा था ना, देखिए एक ही प्रश्न को 2 तरीके से पूछेगा। बी ऑप्शन आपका राइट है, 16 संस्कार हैं हमारे। चले, मैंने 16 संस्कारों को शायद दूसरे या तीसरे या फिर पहले मॉडल में 16 संस्कारों के नाम भी आपके बताए हैं, तो बाकी सारे मॉडल पेपर भी आप लोग जरूर देख लेंगे, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? तो मैंने कहा था ना, देखिए प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? हरिशेन है। बी ऑप्शन आपका राइट है कि प्रश्न को 2 तरीके से पूछेगा। प्रश्न नंबर 33 क्या है? महावीर स्वामी के बचपन का नाम था, क्या था? तो वर्धमान था। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 34 पूछा गया आपका, महावीर स्वामी द्वारा गृह त्याग किया गया किस साल में? जब महावीर स्वामी ने
किस वर्ष की अवस्था में अपना घर त्याग दिए थे? तो 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना गृह त्याग किया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 35 आपका पूछा गया है, महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या थी, ठीक है, लेडीज शिष्य कौन थी महावीर स्वामी की पहली? जमाली नाम था इनका। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 36 है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की तपस्या के बाद हुई? तो 12 वर्ष इन्होंने तपस्या की थी महावीर स्वामी ने, इसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 37 क्या है आपका, महावीर स्वामी द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया वैशाली में, अस्थि का ग्राम में, पावापुरी में या राजगृह में? महावीर स्वामी ने, ठीक है, मैंने गौतम बुद्ध को बता दिया था, उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगृह में दिया था। डी ऑप्शन आपका राइट है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, जो यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे एग्जाम में। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश बिहार राज्य के राजगृही नगरी में विपुलाचल पर्वत पर दिया था। यह स्थान वर्तमान में राजगीर बिहार के नाम से जाना जाता है। महावीर स्वामी के प्रथम उपदेश को वीर शासन उदया कहा जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है महावीर स्वामी के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? वीर शासन उदया। इस उपदेश में उन्होंने अहिंसा, करुणा और सत्य की शिक्षा दी। प्रश्न नंबर 38 क्या है, सल्लेखना इस नॉट सुसाइड पुस्तक के रचयिता हैं? इस पुस्तक को लिखने वाले टी.के. टुकोल हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 39 क्या है आपका, जैन समुदाय द्वारा जैन प्रतीक चिन्ह पर कब सहमति प्रदान की गई? तो 1975 एडी में। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 40 पूछा गया है, जैन प्रतीक चिन्ह में कितने लोक को वर्णित किया गया है? ध्यान रखेंगे क्या पूछा है, जैन प्रतीक चिन्ह में कितने लोक को वर्णित किया गया है? 3 लोकों को वर्णित किया गया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। सर जी, जैन प्रतीक चिन्ह में 3 लोकों को अगर वर्णित किया गया है तो इनके नाम क्या है इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, देखिए जैन प्रतीक चिन्ह में 3 लोक यानी क्षेत्र को दर्शाया गया है। पहला है ऊपरी भाग जो स्वर्ग को दर्शाता है, दूसरा है मध्य भाग जो भौतिक दुनिया को दर्शाता है, तीसरा है निचला भाग जो नरक को दर्शाता है। चलिए प्रश्न नंबर 41 क्या है, 41 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, जैन धर्म को संगठित व विकसित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो वर्धमान महावीर को जैन धर्म को संगठित व विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 42 है आपका, किस पंथ के अनुयायी तेरा पंथी कहलाए? तो श्वेतांबर पंथ के जो अनुयायी हैं इनको तेरा पंथ कहते थे, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। श्वेतांबर पंथ के अनुयायी तेरा पंथी कहलाए। अच्छा, आप लोग बार बार ये शब्द सुनते होंगे अनुयायी, इसका मतलब आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। अनुयायी माने होता है फॉलोअर्स, ठीक है। अब क्या होता है फॉलोअर, जैसे इंस्टाग्राम पर आपको फॉलो करते हैं ना, और आपको फेसबुक पर फॉलो करते हैं, उसी तरह से अनुयायी का इंग्लिश में शब्द होता है फॉलोअर्स, यानी पीछा करना, ठीक है। तो किस पंथ के अनुयायी यानी फॉलोअर्स तेरा पंथी कहलाए? श्वेतांबर पंथ के, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अनुयायी को इंग्लिश में फॉलोअर्स कहते हैं। देखिए अनुयायी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन फॉलोअर्स समझ में आ रहा होगा कि फॉलोअर्स क्या है। अभी तक यदि नहीं पता तो एक लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। देखिए अगर आप लोग लाइक करते हैं तो लाइक करने से क्या होता है, कितने बच्चों को नहीं पता है, देखिए यूट्यूब ऑटोमेटिक इस क्लास को रिकमेंड करता है, बाकी बच्चों के पास भेजता है, इसीलिए कहते हैं कि लाइक कीजिए। अगर लाइक जितना ज़्यादा रहेगा यूट्यूब समझ जाएगा कि इस क्लास को कुछ तो है, इसीलिए बच्चे लाइक कर रहे हैं, इसीलिए वो क्लास को बाकी बच्चों के पास ऑटोमेटिक भेजता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग लाइक कीजिए, लाइक का मतलब यही है, यूट्यूब रिकमेंड करेगा क्लास को। देखिए 43 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ दो तरीके के, एक ही प्रश्न का उत्तर दो है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का संबंधित है, प्रागैतिहासिक काल से भी संबंधित है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क है और एक इस तरह से, इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अगर क्वेश्चन मार्क रहेगा तो ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित रहेगी आदि ऐतिहासिक काल से,
यदि सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, अगर इस तरह से बना दिया जाएगा तो समझ लीजिए प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। क्योंकि 2 साल आपका ये प्रश्न पूछा है 2023 और 2024 में एक ही प्रश्न, लेकिन 2023 और 2024 में दोनों प्रश्न का उत्तर अलग-अलग दिया है। बस केवल इसी के वजह से, सिंबल की वजह से, एक है क्वेश्चन मार्क और एक इस तरह से है जो पाई इस तरह से खींचा गया, इसी वजह से आपका जो क्वेश्चन का उत्तर है वो अलग-अलग हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका उत्तर क्या है सर? इसका उत्तर है आद्य ऐतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता है, क्वेश्चन मार्क वाला आद्य ऐतिहासिक काल है। अभी वो भी प्रश्न मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आगे हड़प्पा सभ्यता किस नदी घाटी में विकसित हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी घाटी में विकसित हुई थी। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 44 का। प्रश्न नंबर 45 आपका क्या पूछा गया है? किस देवी की पूजा सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक होती थी? तो देखें यहाँ पर आपकी मातृ देवी दिया है और डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, किस देवी की पूजा सिंधु सभ्यता में सबसे ज़्यादा होता था? मातृ देवी की। ठीक है, चलें, मैंने 44 नंबर प्रश्न आपको बताया है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी घाटी में विकसित हुई थी? सिंधु नदी घाटी में। ठीक है, किस देवी की पूजा सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक होती थी भैया? मातृ देवी की पूजा। प्रश्न नंबर 46 क्या है? चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में संपन्न हुई थी? तो चतुर्थ यानी चौथा बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में संपन्न हुई थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे? चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई थी? बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर है साथियों, देखें। चौथी बौद्ध संगीति कुषाण राजा कनिष्क के संरक्षण में आयोजित की गई थी। अच्छा, यह संगीति 72 ईसा पूर्व में, ठीक है, 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कश्मीर में। कश्मीर के कहाँ पर हुई थी? कश्मीर के कुंडल वन में। कब हुई थी? 72 ईसा पूर्व में। ठीक है, इस संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। ठीक है, और उनके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। ठीक है, इस संगीति में 500 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया था। इस संगीति में थेरवाद त्रिपिटक को ताड़ के पत्तों पर लिखा गया। इस संगीति में बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों महायान और हीनयान में विभाजित किया गया। आपके एग्जाम में पूछता है कि महायान और हीनयान किस बौद्ध संगीति में अलग हुए थे? चौथी बौद्ध संगीति में अलग हुए थे। इस संगीति में वसुमित्र ने तीनों पीटकों पर टीकाएं लिखकर महाविभास पुस्तक लिखी। चले, इसलिए मैं बोल रहा था कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके इन सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, वैदिक काल में किस पशु को अधन्या कहा गया? तो गाय को कहा गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये लगातार पूछ चुका है आपका। प्रश्न नंबर 48 है, निम्नलिखित में कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन है साथियों। 48 का सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 49 क्या है? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, यानी जो मनुष्य थे इनके द्वारा सबसे पहले कौन सा अनाज प्रयोग किया गया था? गेहूं, चावल, जौ या बाजरा? तो सबसे पहले मनुष्य जौ का, जो जौ है इसको पहले सबसे पहले यूज किए थे मनुष्य। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 50 है आपका, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में या आद्य ऐतिहासिक काल में? खाद्यान्नों की कृषि, ध्यान रखेंगे क्या पूछा है? खाद्यान्नों की कृषि, खाद्यान्नों की कृषि नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। खाद्यान्न मतलब आप समझ रहे हैं अन्न। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 51 नंबर प्रश्न है, पशुपालन और कृषि के क्षेत्र में प्रयोग हुए थे, यानी पशुपालन और कृषि क्षेत्र में प्रयोग हुए किस काल में? तो ध्यान रखेंगे नवपूरा पाषाण काल में पशुपालन और कृषि का उपयोग हुआ था। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 52 क्या पूछा गया भैया? खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो चंदेल शासकों ने करवाया था। 52 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। इसके बारे में काफ़ी मैंने डिटेल में बताया है, तो बाकी सारे मॉडल पेपर भी जरूर देख लेंगे। ठीक है, देखिए सिंधु सभ्यता संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित। देखें
यहाँ पर क्या दिया है, वहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क दिया था और यहाँ पर आपके इस तरह से दिया है। तो इसीलिए मैं कह रहा था 2023-2024 में दो प्रश्न आपका पूछा है 2 साल और दोनों का उत्तर अलग दिया है, ठीक है। तो बाकी ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है, जहाँ के ये मेरा आइडिया है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क और इसका दोनों अलग अलग बताया है और इसका उत्तर भी अलग हो गया, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक काल से। चलिए प्रश्न नंबर 54 क्या है आपका, हड़प्पा की सभ्यता किस नदी की घाटी में विकसित हुई थी। इसको भी मैंने बताया है आपको, सिंधु नदी घाटी में हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 55 आपका पूछा गया, किस धातु का ज्ञान सिंधु निवासियों को नहीं था। तो ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है। लोहे का ज्ञान जो है सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को नहीं था। सी ऑप्शन आपका राइट है, चांदी सोना और तांबे का था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और सबसे पहले तांबे का ही यूज किया गया था, ठीक है, ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 56 आपका, रामायण के रचयिता है महर्षि वाल्मीकि हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 57 आपका पूछा गया है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। मैंने शुरू में आपको बताया है पहले क्वेश्चन में, कितने मंडल हैं ऋग्वेद में, बताइए सभी लोग। बिल्कुल 10, बी ऑप्शन आपका राइट है। इसी तरह से शानदार तरीके से पढ़ते रहे साथियों, मैं गारंटी लेता हूँ कि आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही अच्छे नंबर से पास होंगे, ठीक है। चले, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 59 है, आपके को करिकुलर कोर्स भी इसी चैनल पर कराए जाते हैं, ठीक है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किस मंडल में, बताइए। गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद में, लेकिन ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, तो तीसरे मंडल में। बी ऑप्शन आपका राइट है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये आपसे कोई भी पूछ सकता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, ऋग्वेद में है। अच्छा भैया, तो आप उनसे पूछिएगा कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है, तो लेकिन ऋग्वेद के किस मंडल में है, तीसरे मंडल में है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। चलिए प्रश्न नंबर 60 क्या है आपका, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है। तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है ऋग्वेद में। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 61 क्या पूछा गया है, सबसे नया वेद कौन सा है। सबसे नया वेद न्यू वेद आपका अथर्ववेद है। डी ऑप्शन आपका राइट है। सबसे प्राचीन वेद कौन है, ऋग्वेद है। चले प्रश्न नंबर 62 क्या है साथियों, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे। उसे बलि कहा जाता था। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। वैदिक काल में यानी प्राचीन काल में, वैदिक काल में जो राजा होते थे ये जनता से टैक्स लेते थे। कर माने टैक्स, ठीक है। तो जब वो टैक्स लेते थे उस टैक्स को बलि कहा जाता था। प्रश्न नंबर 63 क्या है आपका, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते साथियों आपका कहाँ से लिया गया है, बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल मुंडक उपनिषद से लिया गया है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ये प्रश्न लगातार आपके प्रश्न एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न, ठीक है। तो इस बार भी आएगा, ध्यान रखेंगे। नहीं आएगा तो इससे संबंधित प्रश्न पूछेगा। क्या पूछेगा, सत्यमेव जयते शब्द हिंदू धर्म के ग्रंथ मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है सर, इतना पता हो गया, आगे बताइए। देखें, यह शब्द मुंडक उपनिषद के तृतीय मुंडक, ठीक है, तृतीय मुंडक के श्लोक 6 से लिया गया है। बहुत ही गहराई से आप पढ़ लिए इसको, ठीक है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है सर, लिया गया है। तो मुंडक उपनिषद से किस श्लोक से लिया गया है, तृतीय मुंडक के 6वें नंबर श्लोक से लिया गया है। अच्छा, इसका अर्थ क्या होता है सर जी सत्यमेव जयते का, तो सत्य की ही जीत होती है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को इसे भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य अपनाया था। आपके एग्जाम में पूछता है सत्यमेव जयते को कब अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न नंबर 64 क्या है, ऋग्वेद में जिसका उल्लेख है मंत्र है, जादू है, आयुर्वेद है या संगीत है, बताइए। ऋग्वेद में किसका उल्लेख है, ऋग्वेद में मंत्रों का उल्लेख है। ये ऑप्शन आपका राइट है। सामवेद में संगीत का उल्लेख है, ठीक है। और सामवेद हो गया ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। यजुर्वेद में शायद आपका आयुर्वेद का उल्लेख है, ठीक है। मुझे इतना डीपली नहीं याद है, लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है आयुर्वेद में ही उल्लेख है, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों की क्या राय है, ठीक है। साथियों, आप लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसका आप लोगों का गहराई से दिल से एकदम धन्यवाद।
क्योंकि आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। आप लोग सब्सक्राइब जो करते हैं वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, जो लाइक करते हैं, जो शेयर करते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, 1 हफ्ते में आप लोगों ने 554 लोगों को व्हाट्सएप पर प्रत्येक क्लास को भेजा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए, ठीक है? तो यही सारी मोटिवेशन होती है। मैं आप लोगों के दिन-रात मेहनत करता हूँ। साथियों, जब आप सो जाते हैं तो 11 बजे के बाद मैं आपके क्वेश्चंस लिखना शुरू करता हूँ। 2 बजे तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। उसके बाद मैं आपको उठ करके 6 बजे से मैं क्लासेस कराता हूँ, फिर शाम को वो क्लासेस आपकी आती हैं, ठीक है? तो यही सारी प्रक्रिया है, यही सारी मोटिवेशन है। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। शेयर ज़रूर करिएगा व्हाट्सएप पर इस क्लास को, और बाकी सारे क्वेश्चन पेपर भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? बीए सेमेस्टर वाला दिन-रात आपके लिए खड़ा है, आपकी गारंटी लेता है, आपकी ज़िम्मेदारी भी लेता है, ठीक है? 65 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता यानी सोतगढ़ किस देश में है? तो जो सोतगढ़ है सिंधु घाटी सभ्यता का, ये अफ़गानिस्तान में है। सी ऑप्शन आपका राइट है। जल्दी मिलते हैं साथियों आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।